हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम सेक्शन 173 की बात करेंगे। सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 173 किसका है? बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम ये तो बता ही सकते हैं सेक्शन 173 किसका है। दैट इज मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अब सेक्शन 173 की इंटरप्रिटेशन करने से पहले, उसको रिवाइज करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड ये प्रोविजन क्यों आया और इसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहली बात, आप सबको पता होगा डायरेक्टर्स जो होते हैं दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। दे एक्ट इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। अगर मैं देखूं एक कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का। और कंपनी अल्टीमेटली चला कौन रहा है? शेयर होल्डर ने तो पैसा लगा दिया। अब इस कंपनी को चलाने वाला कौन है? कंपनी को चलाने वाले हैं डायरेक्टर्स। तो इनके ऊपर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? दे एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करें और क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। ठीक है। अब कंपनी चलेगी कैसे? कंपनी चलेगी ऐसे कि जब इसमें डिस्कशंस होंगे, ठीक है, डिसीजंस लिए जाएंगे कंपनी में, और ये सब चीजें होंगी कहाँ पर? मीटिंग्स के अंदर। यानी कि जब जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स आके बैठेंगे और कंपनी के डिसीजंस लेंगे कलेक्टिवली। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट में बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस आए कि लॉ मेकर्स चाहते थे कि कंपनी में मीटिंग्स हों, ठीक है, फ्रीक्वेंट लेवल पर मीटिंग्स हों और कंपनी में डिसीजन लिए जाएं फॉर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में डिसीजन लिए जाएं फॉर बेटर गवर्नेंस के लिए। अच्छा, एक्ट में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 173 में, सेक्शन 173 में लिखा हुआ है कि 4 मीटिंग करानी जरूरी है इन अ ईयर। यानी कि साल में आपको 4 मीटिंग करानी है और मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 120 डेज का होना चाहिए। ये 120 डेज का गैप क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो ना लगातार 4 बोर्ड मीटिंग करी और फिर अगली साल आके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं? फ्रीक्वेंट लेवल पे मीटिंग हो, तो इसलिए बेसिकली उन्होंने गैप कितना बताया? मैक्सिमम 120 डेज का गैप बताया। यानी कि अगर मैं अप्रैल में मीटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, एटलीस्ट मैं जुलाई में तो आके बैठ जाऊँ मीटिंग में, यानी कि 120 डेज का गैप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब 120 डेज को हम जंप नहीं कर सकते। थोड़ा सा देखिए 173 की सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। सेक्शन में क्या लिखा है? एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। यानी कि कंपनी की जो पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, वो कितने दिनों में होगी? 30 डेज में कराना क्या है? कंपल्सरी है। शैल लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बोर्ड मीटिंग का होगी विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, 30 दिनों में ये क्यों चाह रहे हैं कि मीटिंग हम करा लें? 30 दिनों में इसलिए चाह रहे हैं, यानी कि पहली बोर्ड मीटिंग में मेन एजेंडा कंपनी के पास क्या रहता है कि कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो जाए। ठीक है, मेनली काम क्या रहते हैं? बैंक अकाउंट कंपनी ओपन करा ले। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएं सब सभी ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स के बीच में। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करा लिए, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। उसके बाद जितनी भी रजिस्टर्ड ऑफिस के डिसीजन की, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा हमारा, फिर इनको बेसिकली मैं बोलूँ ऑडिटर भी अपॉइंट करना रहता है।
फर्स्ट ऑडिटर जो होता है। तो ये सब डायरेक्टर डिसीजन कब लेते हैं? विद इन 30 डेज में डिसीजन लेना होता है उन्हें। तो पहली बोर्ड मीटिंग कब करानी है? विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एंड thereafter hold a minimum number of 4 meeting of its board of director every year। यानी कि सब्सिक्वेंट मीटिंग्स की बात कर रहा है। पहली मीटिंग तो 30 दिनों के अंदर करनी है, सब्सिक्वेंट मीटिंग होंगी जो 4 मीटिंग करानी होंगी हर साल। इन सच अ मैनर दैट नॉट मोर देन 120 days shall intervene between two consecutive meetings। यानी कि consecutive का मतलब अगर मैं बोलूं तो क्या बोल रहा है? लगातार 2 मीटिंग, यानी कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब मैं कराऊंगा और जो मैं सेकंड बोर्ड मीटिंग कराऊंगा उसके बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 120 डेज का गैप चलेगा। तो ये बात कर रहा है सब्सिक्वेंट मीटिंग। तो 4 मीटिंग मुझे साल में करानी है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड की बात करूं, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? 4 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर। तो सर क्या ये फाइनेंशियल ईयर होगा या फिर मैं बोलूं कैलेंडर ईयर होगा? तो ये बात अगर मैं बोलूं तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है पैराग्राफ 2.1 ऑफ SS1 की कैलेंडर ईयर की बात करता है यहाँ पे। और आगे जब हम सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 पढ़ेंगे वहां पे भी कैलेंडर ईयर ही लिखा हुआ है। तो अगर हम इसकी दोनों को मिला के इंटरप्रिटेशन करें तो बेसिकली ईयर का मतलब क्या है? दैट इज कैलेंडर ईयर। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट वे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्टर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी और शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू सब एक्सेप्शन मॉडिफाइड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आ सकती है कि किस किस कंपनी पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, और होंगे तो कुछ एक्सेप्शन के साथ अप्लाई होंगे। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन अभी तक इशू करी है? हाँ जी, इशू करी है, सेक्शन 8 कंपनी के केस में इशू करी है, IFSC पब्लिक कंपनी के और प्राइवेट कंपनी के केस में इशू की हुई है। वो नोटिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद SS1 क्या बोलता है? हम साथ में SS1 भी पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में वो SS1 से भी आते हैं, तो हम साथ साथ लेके जाएंगे तो पूरी कवरेज हो जाएगी सेक्शन 173 की। SS1 में पहली बात तो सेम ही बोलता है, कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग करानी होगी कैलेंडर ईयर के अंदर और मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 120 डेज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग। ये कॉन्जिक्यूटिव जो वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अर्जेंट मीटिंग के बारे में बोलता है, अर्जेंट मीटिंग बीइंग अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग द इंटरवल पीरियड इन केस शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। अब ये सर अर्जेंट मीटिंग क्या है और ओरिजिनल मीटिंग क्या है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। आप देखिए, आपने बोर्ड मीटिंग करानी थी 5 अप्रैल को, लेट से 2025, 24 मान लो आप, 24 को बोर्ड मीटिंग कराई थी और कोरम की वजह से मैं बोलूंगा ये मीटिंग मुझे अर्जेंट करनी पड़ी क्योंकि इस मीटिंग में कोरम आया ही नहीं। ठीक है, तो ये मीटिंग मेरी मैंने अर्जेंट करा दी नेक्स्ट वीक के लिए, लेट से। तो नेक्स्ट मीटिंग मैंने, मान लो मेरी मीटिंग हुई 12 अप्रैल को, 12 तो 13 अप्रैल को मेरी मीटिंग हुई 2024 अगेन मीटिंग हुई। तो इस केस में ये तो मेरी 12 अप्रैल को जो बोर्ड मीटिंग होगी ये तो मेरी होगी अर्जेंट मीटिंग। और ये जो मेरी 5 अप्रैल को जिसमें कोरम नहीं आया था ये होगी मेरी क्या होगी? ओरिजिनल मीटिंग। ठीक है जी। तो SS1 क्या बोल रहा है? एन अर्जेंट मीटिंग बी इन अ कंटिन्यूएशन द ओरिजिनल मीटिंग द इंटरवल पीरियड इन सच केस शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। यानी कि जो 120 डेज का आप कैलकुलेट करोगे ना, 120 डेज की जो कैलकुलेशन करोगे तो वो ओरिजिनल मीटिंग से करोगे। यानी कि नेक्स्ट मीटिंग जो भी मेरी होगी उसके लिए जब मैं 120 डेज कैलकुलेट करूंगा तो वो ओरिजिनल से काउंट करूंगा, यानी कि 5 अप्रैल से काउंट करूंगा, ना कि 12 अप्रैल से।
सिंपल सी बात है, क्योंकि एडजेंट मीटिंग जो हुई है मेरी वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग हुई है। ठीक है जी सर, यहाँ तक समझ आ गया बिल्कुल। उसके बाद सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस भी कुछ कहती हैं, बोलती है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल मीट एटलीस्ट 4 times इन अ फाइनेंशियल ईयर विद अ मैक्सिमम टाइम गैप ऑफ 120 डेज। यहाँ पे भी 120 डेज की गैप की बात करता है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग। मतलब लिस्टेड एंटिटीज को भी साल में 4 मीटिंग्स करानी है, और इनको तो 4 करानी होती है, इनको हर क्वार्टर में एक मीटिंग दिखानी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूव करते हैं। तो इनके लिए तो बनता ही है कि क्या हर एक क्वार्टर में एक मीटिंग करानी ही होगी इन्हें, क्योंकि क्वार्टर में फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव करेंगे। तो साल में 4 मीटिंग, और मैक्सिमम टाइम गैप क्या बोल रहा है, 120 डेज। तो यहाँ पे क्लियर बोल रहा है मैक्सिमम टाइम गैप कितना होगा, 120 डेज बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स। अगेन कॉन्जिक्यूटिव वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। मीटिंग में पार्टिसिपेशन कैसे होगा? तो बोलते हैं द पार्टिसिपेशन ऑफ अ डायरेक्टर इन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी आइदर इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब है यहाँ पे फिजिकली, डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंस है मीटिंग में, और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो कंपनीज एक्ट 1956 में ये कोई ऑडियो विजुअल मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग नहीं होती थी। पर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो लॉ मेकर ने क्या सोचा कि थोड़ा टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था कि टेक्नोलॉजी का यूज करके भी बोर्ड मीटिंग हो सकती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स के प्रोविजन ऐड कर दिए। तो अब क्या है, डायरेक्टर डायरेक्टर जो है बोर्ड मीटिंग में फिजिकली भी आ सकते हैं, और ऑडियो विजुअल मीन्स से भी अटेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अटेंड कर सकते हैं, एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब ये प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है, यानी कि रूल्स में प्रेस्क्राइब है, और इसका रूल रेलेवेंट रूल क्या है, रूल नंबर 3 ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स। ठीक है, वहां पे क्या बताया गया बेसिकली, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, क्या बिल्कुल वहां पे प्रोसीजर बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा मीटिंग में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब मीटिंग होगी तो डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे रोल कॉल होगा, क्या कोरम होगा, कैसे मिनट्स होंगे, सब कुछ, मतलब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी चेयरमैन की या फिर कंपनी सेक्रेटरी की, वो सब कुछ रूल 3 में बताया। रूल 3 को हम बेसिकली अलग से पढ़ने वाले हैं। विच आर कैपेबल ऑफ, अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स ही कैसा मीन्स होगा, विच आर कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग, यानी कि जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें और जिसमें जहां हम पार्टिसिपेशन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकें। क्या फोन पे कर सकते हैं? फोन पे मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, फोन पे बातचीत चल रही है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, मतलब फोन पे कॉन्फ्रेंस लगा के हमने करी, नहीं, फोन पे नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि हम पार्टिसिपेशन भी कर सकें। ऑडियो विजुअल मीन्स का अगर मैं बात बताऊं, ऑडियो विजुअल मीन्स जहां पे बेसिकली हम देख भी सकें और सुन भी सकें, वो वाला मीन्स होता है। एंड रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग, यानी कि उसको रिकॉर्ड भी कर सकें और स्टोर भी कर सकें। मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, यानी कि मीटिंग में रिकॉर्डिंग होती हैं, तो बेसिकली जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग करते हैं तो मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं और उसको स्टोर करना जरूरी है। तो एंड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग अलोंग विद द डेट एंड टाइम, और उसको हम डेट एंड टाइम के साथ रिकॉर्ड कर सकें और स्टोर कर सकें। ऐसा मेरा कोई मीन्स होना चाहिए जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर पाए। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, ये बेसिकली फर्स्ट प्रोवाइजो है। फर्स्ट प्रोवाइजो में बोला सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई सच मैटर विच शैल नॉट बी डील इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर बता सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मतलब एमसीए, एमसीए रूल्स लेके आ सकता है कि कुछ मैटर्स बता सकता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे नेचर के बिजनेस आइटम होंगे जो बेसिकली जिसमें फिजिकल प्रेजेंस डायरेक्टर की मैंडेटरी है, तो बेसिकली वो वाले मैटर्स नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले एक रूल था, रूल नंबर 4। मैट उस रूल का नाम क्या था, मैटर नॉट बी डील विद इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें पांच बिजनेस आइटम पहले से प्रेस्क्राइब थे। 5 बिजनेस आइटम में क्या थे, अप्रूवल ऑफ मर्जर हो गया, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये टेक ओवर्स हो गया, मर्जर्स हो गए, अमलगमेशन हो गए, ये सारे बिजनेस मैटर जिनके लिए बेसिकली ये ऐसे मैटर्स नहीं है जहाँ बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो जाए, ये मेन डिसीजन है कंपनी के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है।
तो ये मैटर बेसिकली एमसी कहता था कि लॉ मेकर्स क्या कहते थे कि ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप नहीं कर सकते, मतलब इसमें आपको आना कंपलसरी है, मीटिंग में आना कंपलसरी है। पर अगेन ये रूल क्या हो गया, अमिट हो गया, तो इसका कोई फायदा है अब नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि रूल अमिट हो चुका है। अब ऐसे कोई 5 बिजनेस आइटम्स नहीं है, अब सारी मीटिंग्स हम फिजिकली वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और फिजिकली दोनों से ही कर सकते हैं। इसके ही साथ में एक और था प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो था, वो क्या बोलता था, प्रोवाइड फर्दर वेयर देयर इज अ quorum इन अ मीटिंग through physical presence of director and other director may participate through video conferencing or the audio visual means in such a meeting on any under the first proviso। यानी कि जो मैटर फर्स्ट प्रोवाइजो में मेंशन है, आपको कोई बेसिकली कोई भी आइटम स्पेसिफाई ही नहीं है क्योंकि रूल 4 जो है हमारा वो अमिट हो चुका है। तो पर इन केस इन फ्यूचर अगर कोई बेसिकली एमसीए कोई नोटिफिकेशन निकाले, कोई रूल लेके आए जिसमें बेसिकली कुछ मैटर स्पेसिफाई कर दे, तो उसके लिए भी ये हो सकता है। वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर उन 5 बिजनेस आइटम्स की अगर कोई मीटिंग है, अगर उन 5 बिजनेस आइटम्स या 6 बिजनेस आइटम जो भी होंगे, नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, उनके लिए अगर बेसिकली हम बोर्ड मीटिंग करा रहे हैं, तो उसमें अगर कोरम फिजिकल प्रेजेंस से है, ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर कोई मैटर ऐसे हैं जो बोर्ड मीटिंग में फिजिकली ही बोले जा रहे हैं, फिजिकली ही कराना है हमें, अगर इसमें कोरम फिजिकली प्रेजेंस है, यानी कि जो फिजिकल में डायरेक्टर प्रेजेंट है मीटिंग में, उससे कोरम हो जा रहा है मेरा, ठीक है, तो डायरेक्टर वीडियो कॉन से अदर ऑडियो विजुअल मीन से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें मुझे चलेगा, तो उसमें को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है प्रोवाइड फॉर दैट वेयर देयर इज अ कोरम इन अ मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस, यानी कि कोरम प्रेजेंट है मीटिंग में, किससे, फिजिकल प्रेजेंस से, एनी अदर डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू वीसी, यानी कि वीसी और अदर ऑडियो विजुअल मीन से भी डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन एनी मैटर स्पेसिफाइड अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो। तो मैं आज पहले ही क्लियर कर दूं, फर्स्ट प्रोवाइजो में कोई भी मैटर नहीं है, रूल 4 हमारा अमिट हो चुका है, तो अभी इन प्रेजेंट कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जिसके लिए मेरा एक्ट क्या बोलता है कि मुझे फिजिकली प्रेजेंस ही चाहिए डायरेक्टर्स का, तो ऐसा भी कोई मैटर नहीं है। अच्छा, अब मीटिंग तो आप कर लोगे, नंबर ऑफ मीटिंग पता चल गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग पता चल गई, पार्टिसिपेशन कैसे होगा वो भी पता चल गया, कितनी नंबर ऑफ मीटिंग करानी है वो भी पता चल गई। अब मीटिंग में बुलाओगे कैसे, तो मीटिंग में बुलाओगे कैसे आप, तो बोलते हैं नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं। तो बोलता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नोट लेस देन 7 days नोटिस, यानी कि 7 दिन का मुझे इन एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, इन राइटिंग देना पड़ेगा टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी एंड सच नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन से मेरा जाएगा। यानी कि नोटिस का टाइम पीरियड क्या बता दिए, 7 दिन का मुझे एडवांस नोटिस कम डायरेक्टर्स को, सारे डायरेक्टर्स को देना कंपलसरी है, 7 दिन का नोटिस मेरा जाएगा, इन राइटिंग जाएगा, ये नहीं फोन पे बुला लो, फोन कर लो डायरेक्टर्स को, हाँ जी 7 दिन पहले हम बता रहे हैं आ जाना मीटिंग में, नहीं बोल रहे हैं, इन राइटिंग में ही जाएगा। कैसे जाएगा, बाय हैंड जा सकता है, बाय पोस्ट जा सकता है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि ईमेल के थ्रू भी जा सकता है। प्रोवाइडेड अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। यानी कि ये किस चीज की बात कर रहा है, शॉर्टर नोटिस, यानी कि कोई अर्जेंट बिजनेस आ गया, यानी कि हम 7 दिन तक रुक नहीं सकते, हमें जल्दी ही मीटिंग करानी है, ठीक है, तो उस केस में कहते हैं मीटिंग आप शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हो, जिसमें मेरा क्या हुआ, नोटिस का जो टाइम पीरियड है वो 7 दिन से कम का हो जाएगा, ठीक है, मैं 7 दिन से कम का नोटिस भेज के 4 दिन के अर्जेंट नोटिस पे मीटिंग बुला सकता हूँ। उसमें बेसिकली कंडीशन इन्होंने क्या रख दी है, उन्होंने कंडीशन दी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एनी, ये इफ एनी क्यों बोल रहा है, सेक्शन ये इफ एनी इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी जो है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ही ना, यानी कि मेरी ऐसी कंपनी जो बेसिकली 149 सबसेक्शन 4 वाले में फॉल ही नहीं कर रही,
वो थ्रेशोल्ड ही रूल बेसिकली रूल की थ्रेशोल्ड ही जंप नहीं कर रही कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना उसके लिए मैंडेटरी हो। तो ये जिन वो कंपनीज होती हैं जिन पे 149 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होता, उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का प्रोविजन मैंडेटरी एप्लीकेबल है ही नहीं उनपे। तो इफ एनी इसलिए लिखा, अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं मीटिंग शॉर्ट नोटिस लेके आ रहा हूँ, यानी कि मैं डायरेक्टर को शॉर्ट नोटिस पे बुला रहा हूँ, शैल बी प्रेजेंट। अब ये वर्ड प्रेजेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्या डायरेक्टर उस शॉर्ट जो मैंने शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाई है, क्या वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेजेंट तो चल जाएगा? तो बोलते हैं हाँ दोनों से चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट होना चाहिए बस। ये नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहा है, नहीं हमें तो फिजिकली चाहिए, नहीं। बोल रहा है शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, प्रेजेंट चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो। उसके बाद इसका थर्ड प्रोवाइजो भी है एक, बोलता है, सॉरी सेकंड प्रोवाइजो, माय मिस्टेक, दिस इज सेकंड प्रोवाइजो। प्रोवाइड फर्दर दैट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम सच अ मीटिंग, यानी कि अगर कोई उस मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, मतलब कंपनी पे तो प्रोविजन एप्लीकेबल है 149(4) के, ये आपको समझना जरूरी है, अभी हम एग्जांपल के साथ पूरा प्रोविजन समझेंगे। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में नहीं आया, तो बोलते हैं डिसीजन जो भी लिए गए हैं ना उस मीटिंग में, शैल बी सर्कुलेट टू ऑल द डायरेक्टर एंड शैल बी फाइनल ऑन द ओनली ऑन द रेटिफिकेशन देयरबाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी। तो बोलता है कि उस केस में आप जो भी डिसीजन लिए गए मीटिंग में, क्या करो, सर्कुलेट करो, सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर दो, और वो बेसिकली डिसीजन अप्रूव कब माना जाएगा, जब उसे कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कर दे, रेटिफाई कर दे। एटलीस्ट वन बोला गया है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर दे तो वो मान लिया जाएगा वो डिसीजन अप्रूव हो गया। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि उस कंपनी में क्या होगा जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भी देख लेते हैं। यानी कि देखो, कोई कंपनी है, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना इसके लिए क्या है, मैंडेटरी है। एक कंपनी ऐसी है जिसपे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है। इस केस में मैंने पढ़ दिया कि मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो आना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। सर अगर प्रेजेंट नहीं है तो बोल रहे हैं जी, सर्कुलेट टू ऑल द डायरेक्टर, क्या डिसीजन, और एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई करते हैं उस डिसीजन को, जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं, तो मान लिया जाएगा कि वो अप्रूव हो गया डिसीजन। अब मैं बोलता हूँ कि मीटिंग में इंडिपेंडेंट कंपनी पे जो है 149 सबसेक्शन 4 प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, उस केस में क्या होगा? देखिए 173 तो कुछ नहीं कहता इस केस में, इसमें नहीं है। एसएस में कुछ लिखा हुआ है, एसएस कहता है मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर की बात करता है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर जो हैं उसको रेटिफाई कर दें अगर मीटिंग में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव ना किया हो। क्या सर समझ ही नहीं आया? तो ये क्या था? देखो इसको ही पढ़ते हैं, ये कुछ ऐसा ही है। ये वाली बात हमने पढ़ ली, नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन, इस पे हम फिर से आएंगे, ये आर्टिकल प्लस प्रोलोंगेटेड पे भी यहाँ पे आएंगे, अभी हम मेन बात यहाँ कर लेते हैं। In case company does not have an independent director, decision shall be final only on the ratification by the majority of director, यानी कि majority of directors को ratify कर दें, unless such decisions were approved at the meeting itself by the majority। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने शॉर्ट नोटिस पे अगर मीटिंग बुलाई
और मीटिंग में ही मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, तो उस केस में रेटिफिकेशन की कोई नीड ही नहीं हुई। तो ये भी बोलता है कि अगर मीटिंग में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने वो डिसीजन ले लिया है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट है, तो डिसीजन वहीं अप्रूव हो गया, उसके लिए कोई रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पर इनकेस मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर आए ही नहीं मीटिंग में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फिर वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर रेटिफाई करेंगे। अगेन क्या होगा, सर्कुलेट होगा, डिसीजन वो सर्कुलेट होगा टू ऑल द डायरेक्टर्स, और डिसीजन वो अप्रूव कब माना जाएगा, जब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रेटिफाई कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद SS1 पे दोबारा चलते हैं नोटिस वाले पे। बोलता है नोटिस कन्वीनिंग अ मीटिंग शैल बी गिवन एटलीस्ट 7 days। अगेन वही बात बोलता है जो सेक्शन में लिखी हुई है, बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग अनलेस द आर्टिकल प्रेस्क्राइब फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझने वाली भी है कि क्या एक कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 7 दिन से ज्यादा का टाइम लिख सकती है? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकती है। यानी कि यहाँ पे मैं एक रूल बताता हूँ, एक रूल समझने वाली बात है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी बेसिकली स्ट्रिक्ट कर सकती है, कितना भी स्ट्रिक्ट कर सकती है लोग, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। बट 173 में जो कंडीशंस स्पेसिफाइड हैं वो तो कंपनी को फुलफिल करनी ही पड़ेंगी, वो तो मिनिमम कंडीशन है ही है। इन एडिशन टू 173 कंपनी और भी कोई कंडीशन स्टिपुलेशन अपने बेसिकली आर्टिकल्स में लगा सकती है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। कोई और एडिशनल कंडीशन हो, 7 दिन से 10 दिन को बोल रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि आर्टिकल्स कंपनी के लोगों को रिलैक्स नहीं कर रहे, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट करना चलेगा, ये नहीं कह सकते कि पांच पांच मुझे 5 दिन का ही नोटिस देके मीटिंग बुलानी है, नहीं, लोग को हम रिलैक्स नहीं कर सकते, हम लोग को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी अपने आर्टिकल से स्ट्रिक्ट कर सकती है। उसके बाद नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट। अब वहां बाय पोस्ट लिखा था, तो यहाँ पे इन्होंने स्पीड पोस्ट भी मेंशन कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकती है, और बाय फैक्सिमाइल और ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी भेज सकती है। इन केस कंपनी सेंड द नोटिस बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी कि अगर बेसिकली पोस्ट से भेजिए तो कह रहे हैं एडिशनल 2 days साथ में जोड़ लेना, यानी कि 7 दिन का मेरा नोटिस होगा प्लस 2 days अगर मैं बेसिकली पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट से अगर भेज रहा हूँ तो 2 days में इसमें ऐड कर लूंगा, तो यानी कि टोटल मुझे 9 दिन का हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कवर कर ही लिया है। अब आते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। सबसेक्शन 4 बोलता है एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी whose duty is to give notice under section and who fails to do shall be liable to penalty of 25,000 rupees। तो बेसिकली बोल रहे हैं यानी कि जिस ऑफिसर, नॉट डायरेक्टर, दैट इज ऑफिसर, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी whose duty is to give notice, मतलब जिसकी ड्यूटी क्या थी, नोटिस देने की थी, अगर उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, who fails to do so shall be liability of penalty of 25,000 rupees। यानी कि यहाँ पे वर्ड क्या गया है, यूज किया हुआ है पेनल्टी वर्ड, फाइन वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका एडजुडिकेशन होगा 454 में। ये थोड़ी आगे की बात है, इसमें हम जाएंगे नहीं। बेसिकली फाइन लगता तो बेसिकली क्या होता, ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता, पर यहाँ पे बेसिकली क्या है, सेक्शन 454 में एडजुडिकेशन आरओसी मेरा कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ड पेनल्टी हुई है, 25,000 रुपीज का बेसिकली पेनल्टी यहाँ दी गई हुई है, अगर जिस ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी नोटिस देने की और उसने नोटिस नहीं दिया। अच्छा, अब इसका थोड़ा डीप एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा इसमें डीप चलते हैं, ये एक्चुअली है क्या। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस। अब ये जो बेसिकली ड्यूटी है ना, ये तो कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है ऑफिसर के ऊपर, मतलब ऐसा ऑफिसर डिफाइन नहीं है जिसकी ड्यूटी क्या हो, नोटिस देने की हो, तो ये तो कहीं एक्ट में डिफाइन ही नहीं है। तो इसके लिए क्या कंपनी को अपने आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे? यस, कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है ना किसी भी ऑफिसर का नाम, कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट रख सकती है कि एमडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, केएमपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, नोटिस देने की, तो उस केस में केएमपी मेरे लायबल हो जाएंगे। ठीक है, पर ये एक्चुअली यहाँ कंपनीज एक्ट में तो डिफाइन नहीं है, तो कंपनी को क्या बेसिकली चेक करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी को आर्टिकल चेक करना पड़ेगा। तो कंपनी का आर्टिकल चेक करेंगे, वहां पे किसी को बेसिकली
ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दे सकती, या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज बोले, ड्यूटीज तो नहीं थी किसी की। तो बेसिकली कंपनी को क्या अपने आर्टिकल्स चेक करने पड़ेंगे इसके लिए, तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली इस पूरे सेक्शन में 173 में अगर मैं डिफॉल्ट की बात करूँ तो बेसिकली एवरी ऑफिसर द कंपनी हुज ड्यूटीज टू गिव नोटिस, जिसकी ड्यूटी थी और उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी। इसमें फेलियर टू गिव नोटिस की तो डिफॉल्ट की बात कर ली हमने, और अगर कुछ कंपनी ने डिफॉल्ट किया उस केस में क्या होगा, यानी कि कंपनी ने 4 बोर्ड मीटिंग्स नहीं कराई टाइम की, 120 डेज का गैप मेंटेन नहीं किया, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाई पर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, यानी कि इंडिपेंडेंट एक्टर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, या कुछ भी और डिफॉल्ट किया कंपनी ने, तो उसकी तो यहाँ पे कहीं पे पेनल्टी है ही नहीं, क्योंकि हम सबसेक्शन 4 में तो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, फेलियर टू गिव नोटिस की बात कर रहे हैं, और 5 में भी कोई बात नहीं करी गई है। तो उसकी पेनल्टी और फाइन कहाँ, पेनल्टी और फाइन कहाँ जाएगा, तो उसके लिए बोलते हैं 446B एंड 450। 446B दैट इज फॉर स्मॉल कंपनीज एंड 450 दैट इज फॉर अदर देन स्मॉल कंपनीज, यानी कि पूरे एक्ट में अगर बेसिकली कहीं भी कोई भी किसी भी डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी और पनिशमेंट नहीं प्रेस्क्राइब किया, तो उसके लिए बेसिकली जनरल सेक्शन दिया गया है पेनल्टी एंड पनिशमेंट को, जो बोलता है पेनल्टी क्या क्या लगेंगी 450 में, 446B में। अभी हम उस सेक्शन में नहीं जाएंगे, आज का टॉपिक हमारा 776 है, तो हम 446B का एनालिसिस या उसको नहीं रिवाइज करेंगे। बस आप याद रखिए इस बात को कि ये जनरल पेनल्टी का सेक्शन है, यानी पूरे एक्ट में अगर किसी डिफॉल्ट के लिए, किसी कॉन्ट्रावेंशन के लिए अगर मुझे पेनल्टी फाइन उस सेक्शन में नहीं दिया गया, तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, 446B में और 450 में चला जाता हूँ। 446B ओनली फॉर द स्मॉल कंपनीज। ठीक है जी, अब आ जाते हैं ओपीसी कंपनी के ऊपर। अब ये ओपीसी कंपनी और स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज स्टार्टअप कंपनी, यानी कि यहाँ किन किन कंपनी की बात करता है, ओबीसी कंपनी की बात करता है, स्मॉल कंपनी की बात करता है, डोरमेंट कंपनी की बात करता है, और प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है जी, ओके डन। तो क्या मैं बोलूँ, 4 कंपनीज की बात करता है, ठीक है। शेल, इसके लिए बेसिकली मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा पहले। ये एक एक्सेप्शन है हमारे मेन सेक्शन, जो 173 सबसेक्शन 1 है उसकी आप एक्सेप्शन बोलो या फिर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है ओपीसी कंपनी, यानी कि ओपीसी कंपनीज को, जिसमें किसी एक डायरेक्टर होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 1 मेंबर कंपनी जो होती है। गवर्नमेंट कंपनी अगेन सेक्शन, इसका मैं बात करूंगा स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनीज भी, ठीक है, ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। ठीक है, डोरमेंट कंपनीज हो गई जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव कंपनीज हो गई, या प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनीज है। Shall be deemed to have complied with the provisions of this section if at least one meeting of the board of director has been conducted in each half of a calendar year। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ये जो छोटी छोटी कंपनीज है ना, वो तो एक हाफ ईयर में, एक हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करा रही है, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर एक मीटिंग तो एटलीस्ट करा ही ले। तो साल की कितनी, 2 मीटिंग्स इनके लिए हमने बोल दी, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, इसका रीजन भी ये दिया, मे नॉट बी लार्ज इनफ टू वारंट टू रिक्वायर फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, यानी कि ये कंपनी इतनी बड़ी तो नहीं है जो 4 4 मीटिंग कराएं, तो बेसिकली ये 4, और इनके लिए क्या बोला, मिनिमम गैप बोलता है हैज बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन टू मीटिंग इज नॉट लेस देन 90 डेज। तो अगेन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनी और स्टार्टअप कंपनी, इनको क्या करानी है, एक मीटिंग करानी है इन ईच ऑफ हाफ कैलेंडर ईयर, ठीक है, और मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए, गैप 90 डेज का, वो भी मिनिमम। सेक्शन 173 में जब हम पढ़ रहे थे तो क्या था, सेक्शन 173 में क्या था, गैप मैक्सिमम 120 डेज था। देखिए यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम 120 डेज था, नॉट मोर देन 120 डेज।
ठीक है, मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है, मिनिमम। क्यों है मिनिमम? कहते हैं छोटी कंपनी तो है, ऐसा ना हो ना कि लगातार मीटिंग करा लें, कि आ जाए कल बैठते हैं चलो मीटिंग हो गई खत्म, 2 मीटिंग करानी थी कंपनी ने खत्म कर ली, बैक टू बैक मीटिंग ना हो, इसकी वजह से बोले कि मिनिमम 90 डेज का गैप का आप ध्यान तो रख ही लेना इसमें। ठीक है, चलो बहुत ईजी है ये तो, इसमें मतलब अभी तक डिफिकल्ट कुछ नहीं है कि इन कंपनीज के ऊपर एक बोर्ड मीटिंग इन हाफ ऑफ अ कैलेंडर कराना है, मिनिमम 90 डेज का गैप रखना है। ठीक है जी। साथ के साथ सेक्शन 8 कंपनी की बात कर लें। सेक्शन 8 कंपनी क्या बोलती है? सेक्शन 8 कंपनी बोलती है 173 shall apply only to the extended board of directors of such company shall hold at least, यानी कि इनको भी एक मीटिंग करानी है इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ, मतलब 6 महीने में एक मीटिंग इन्हें भी करानी है, यानी कि साल की 2 मीटिंग इनके लिए भी है। ठीक है। प्रोवाइजो क्या कहता है? कहता है कि प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन दिस सबसेक्शन एंड सेक्शन 174, यानी कि सेक्शन 173 जो है, मैं कहाँ बताऊं, मैं यहाँ बता देता हूँ। कहता है कि सेक्शन 173 जो है और सेक्शन 174, 174 क्या है सर? कोरम का होता है, ये हम नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में पढ़ेंगे, ये नहीं लगेंगे। अच्छा सर, किस पे नहीं लगेंगे? ओपीसी कंपनी। सर अभी तो आपने ओपीसी कंपनी की बात करी थी कि उनको 2 मीटिंग करानी होती हैं साल में, और 6 मंथ्स में बेसिकली एक मीटिंग कराना जरूरी है। नहीं जी, पूरी बात सुनिए। ओपीसी कंपनी की बात करता है जिसमें सिर्फ एक डायरेक्टर हो, यानी कि जिसमें सिर्फ कंपनी में एक डायरेक्टर है। ओपीसी ऐसी ओपीसी कंपनी जिसमें, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात करते हैं। ओपीसी कंपनी वन मेंबर कंपनी होती है, उसमें कंपनी में एक ही मेंबर होता है। ठीक है, डायरेक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉ मेकर ने बेसिकली, लॉ में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एक डायरेक्टर भी वहां पे चल जाता है, तो ऐसी ओपीसी कंपनी जिसमें एक डायरेक्टर है। ठीक है, एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो अगेन सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। एक ही डायरेक्टर है तो 173 लगता ही नहीं है, और 174 भी कोरम नहीं लगता। जी ठीक है, अब क्यों नहीं लगता? एक डायरेक्टर है, मीटिंग कैसे होगी? आएगा बैठेगा, किससे बात करेगा, क्या डिसीजन लेगा? उसने जो पेपर पे लिख दिया वही डिसीजन है, तो उसके लिए मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप तो स्टार्टअप एक्ट में तो नहीं बताया गया, एसएस में जरूर बताया गया कि एसएस वन बोलता है स्टार्टअप के बारे में, बोलता है मीन्स अ प्राइवेट कंपनी incorporated under the act and recognized as startup in accordance with the notification issued by the DIPP and मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली ऐसा जो स्टार्टअप स्टार्टअप बेसिकली एलएलपी भी होती हैं, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी भी होती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी होती हैं। तो पर आपको याद रखने वाली बात क्या है कि एस स्टार्टअप की यहाँ बात क्या करता है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और जो कि रिकॉग्नाइज्ड है कहाँ से, डीआईपीपी से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है एज अ स्टार्टअप, तो उन कंपनी को ऊपर ये वाला प्रोविजन लगता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रोविजन छूट रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताने वाला था। यहाँ पे एक प्रोवाइजो है जो बाय नोटिफिकेशन के थ्रू आया था, दैट इज फॉर आईएफएससी प्राइवेट कंपनी एंड आईएफएससी पब्लिक कंपनी। तो आईएफएससी प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए क्या प्रोविजन है, मैं बता ही देता हूँ आपको। सर आईएफएससी प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए ही आपको बता देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इन दोनों के लिए ही सेम प्रोविजन है। पहला प्रोविजन क्या है, सिंपल सा, इनको पहली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है 60 डेज में करानी होती है। ठीक है, 30 डेज वाला प्रोविजन नहीं चलेगा, 30 डेज नहीं चलेगा, क्योंकि 173 में जो 30 डेज था वो नहीं चलेगा।
ठीक है जी। दूसरा, सब्सिक्वेंट मीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बोलता है इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर, यानी कि एक बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर। अच्छा, 90 डेज वाली बात नहीं करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, 90 डेज वाली बात नहीं करता। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे, गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है, किन कंपनीज को दे रही है? सेक्शन 8 कंपनीज को दे रही है, आईएफएससी पब्लिक कंपनीज को दे रही है, आईएफएससी प्राइवेट कंपनीज। यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे सकती है, एक्सेप्शन दे सकती है। किससे? इस प्रोविजन से, सेक्शन 173 से। और ये सेक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसका अब क्या हो गया, रूल 3। रूल 3 पढ़ा दो सर। रूल 3 हम बेसिकली नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में हम पढ़ेंगे। रूल 3 का एक बहुत अच्छा सा चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए, उसमें हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे बहुत इजी वे में। और एक जैसे बोर्ड मीटिंग होती है वैसे ही पढ़ेंगे। पहले कोरम क्या, पहले क्या इंश्योर करेंगे, क्या रोल कॉल होगा, कैसे चेयरमैन, क्या चेयरमैन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, फिर मिनट्स कैसे बनेंगे, बिल्कुल एक सेट प्रोसीजर में पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है ये प्रोविजन अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।